हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नो एसक्यूएल मींस नॉट ओनली एसक्यूएल। नो एसक्यूएल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही कोई प्रोडक्ट है। ये डेटाबेस की एक कैटेगरी है जिसका यूज़ हम लार्ज डेटाबेस को हैंडल करने के लिए करते हैं। तो जो बिग डेटा होता है उसे हम एसक्यूएल से हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हम नो एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। नो एसक्यूएल के मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है नॉट अ प्रोडक्ट। नो एसक्यूएल कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम इसको बाय नहीं कर सकते। नो एसक्यूएल एक अम्ब्रेला टर्म की तरह है। इसमें हम डेटाबेस लेते हैं, जैसे कि मोंगो डीबी है, काउच डीबी है। इस तरह से इसमें डेटाबेस होते हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि नो एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस की एक कैटेगरी है जिसका यूज़ करके हम बिग डेटा को हैंडल करते हैं। सेकेंड पॉइंट है नॉट बेस्ड ऑन RDBMS प्रिंसिपल्स। ये RDBMS प्रिंसिपल्स पे बेस्ड नहीं होता है, इसका कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं होता, इसमें टेबल्स नहीं होती, रोज कॉलम्स नहीं होते और इसमें एसक्यूएल क्वेरीज का यूज नहीं होता है। डिज़ाइन फॉर इंटरनेट स्केल एप्लीकेशंस, इसका यूज़ हम बिग डेटा में करते हैं, तो ये सोशल मीडिया के लिए यूज़फुल होता है। ई कॉमर्स, IoT, रियल टाइम एनालिटिक्स में इसका यूज़ होता है और इसीलिए ये डिज़ाइन किया हुआ है। जो इसका बेसिक पर्पस है वो है इंटरनेट स्केल एप्लीकेशंस में, तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इंटरनेट स्केल एप्लीकेशंस के लिए की गई है। RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में हम क्वेरी करने के लिए एसक्यूएल का यूज़ करते थे। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको हम सीक्वल भी बोलते हैं। तो जो RDBMS सिस्टम था वो एसिड ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड होता था। ये एक कंसेप्ट है एसिड, जहाँ पे ए का मतलब होता है एटमिसिटी। तो एटमिसिटी का मतलब होगा ऑल और नथिंग, मतलब जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन है वो या तो पूरा होगा या फिर फेल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि अगर हम ATM से मनी विड्रॉ करते हैं तो या तो हमें पैसे मिलेंगे, या तो मनी विड्रॉ होगी, या फिर होल ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है सी फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ऑलवेज वैलिड डेटा। तो यहाँ पे डेटा हमेशा वैलिड होता है बिफोर एंड आफ्टर अ ट्रांजैक्शन। जैसे कि अगर हम कोई मनी ट्रांसफर करते हैं तो जो अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा करेक्ट रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। आई फॉर आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस डोंट इंटरफेयर। तो दो ट्रांजैक्शन जो है वो आइसोलेटेड रहेंगे, किसी भी तरीके से उसमें इंटरफेयर नहीं होगा, मतलब कि किसी भी तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दोनों ही ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली रन होंगे। जैसे कि अगर दो लोग ट्रेन में सीट बुकिंग करते हैं, तो उनकी जो बुकिंग है, सेम ट्रेन में अगर वो सीट बुक कर रहे हैं तो उनकी जो बुकिंग है वो क्लैश नहीं होती है। डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी, और ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक बार डेटा सेव कर दिया है तो वो डेटा परमानेंट रहेगा इवन आफ्टर अ पावर कट। तो अगर आपने एक बार डेटा सेव कर दिया तो जो डेटा है वो परमानेंट रहता है। तो इस तरीके से एसिड प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है एसिड का, जो कि इंश्योर करता है कि RDBMS एक रिलायबल, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डेटा मैनेजमेंट है। तो जो एसिड ट्रांजैक्शन है, जो कंसेप्ट है एसिड का, वो फोकस करता है सेफ्टी पे। इसके लिए सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये होता है एसक्यूएल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नो एसक्यूएल में क्या होता है। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जनरली बेस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं, और BASE इसका जो एक्रोनिम्स है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, जो कि एरिक ब्रीवर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो बेस में BA स्टैंड्स फॉर बेसिकली अवेलेबल।
बेसिकली अवेलेबल का मतलब ये होता है कि सिस्टम जो है वो ऑलवेज रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब हमें हमेशा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये सिस्टम गारंटी देता है कि अगर कोई पार्ट्स फेल भी हो जाता है तो भी सिस्टम अवेलेबल रहेगा। तो बेसिकली अवेलेबल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्ट्स फेल भी होता है तो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। फेल होने के बाद भी सिस्टम रन करता है। सेकेंड है सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट का मतलब होता है कि डेटा इमीडिएटली कंसिस्टेंट नहीं होगा। डेटा स्टेट थोड़े समय के लिए चेंज हो सकता है, जैसे कि अपडेट में कभी कभी टाइम लगता है, अपडेट इन प्रोसेस इस तरह से होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो कंसिस्टेंट हो जाता है। तो सॉफ्ट स्टेट का मतलब ये हुआ कि डेटा जो है वो इमीडिएटली कंसिस्टेंट नहीं होगा। उसके बाद है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ समय के बाद डेटा कंसिस्टेंट होगा। जैसे कि इमीडिएट कंसिस्टेंसी की तो ये गारंटी नहीं देता है, क्योंकि स्टेट जो है वो सॉफ्ट स्टेट है, लेकिन कुछ समय के बाद डेटा कंसिस्टेंट हो जाता है। जैसे अगर हम अमेज़न पर कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो कई बार स्टॉक काउंट अपडेट होने में टाइम लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। तो इस तरीके से हमने बेस भी पढ़ा और एसिड भी पढ़ा। एसिड जो होता है वो एसक्यूएल के लिए है और बेस जो है वो नो एसक्यूएल के लिए है। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये है कि एसिड प्रिंसिपल जो था उसमें हम फर्स्ट सेफ्टी को रखते थे, वहाँ पे रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट था, और उसका ड्रॉबैक ये था कि वो लेस स्केबल था। लेकिन अगर हमारे लिए स्पीड मैटर करती है, स्पीड और स्केलेबिलिटी हमारे लिए मैटर करती है, तो फिर हम बेस प्रिंसिपल पे जाते हैं। यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो सेक्रीफाइस होती है, लेकिन स्पीड यहाँ पे मैटर करती है। तो इसीलिए बिग डेटा में जब हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करना है और हमारे लिए स्पीड और स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तब हम बेस प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है कैप थ्योरम, जिसको हम ब्रीवर्स थ्योरम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैप थ्योरम is a fundamental principle for distributed databases. It was proposed by Eric Brewer in year 2000. In any distributed database system, you can guarantee only 2 out of the 3 properties at the same time. तो ये जो थ्योरम है CAP, कैप थ्योरम या फिर ब्रीवर थ्योरम हम इसे बोलते हैं, ये ईयर 2000 में एरिक ब्रीवर ने प्रपोज किया था। इस थ्योरम का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है, जैसे कि गूगल है, अमेज़न है, फेसबुक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है, तो वहाँ पर हम 3 प्रॉपर्टीज में से केवल 2 की गारंटी ले सकते हैं। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है ये कि 3 इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई है CAP। उन 3 प्रॉपर्टीज में से हम केवल 2 की ही गारंटी ले सकते हैं, मतलब एट अ टाइम इनमें से कोई 2 ही प्रॉपर्टीज जो है वो फुलफिल होंगी। अब CAP इसका फुल फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है C मीन्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है ये हम समझ चुके हैं। तो हर यूजर को एक ही टाइम में सेम डेटा शो होगा। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड को 500 रुपीज सेंड करते हैं तो दोनों के अकाउंट में इंस्टेंटली बैलेंस अपडेट हो जाएगा। तो सी का मतलब हुआ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है ए। ए का मतलब है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी सिंपल बताती है कि हर समय सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट होती है तो सिस्टम को रिस्पॉन्स करना चाहिए। और यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, स्पेशली जो सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे कि फेसबुक, उसमें अवेलेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर सर्वर स्लो भी हो जाता है तो भी उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे अमेज़न है, अगर सर्वर स्लो भी है तो भी वो प्रोडक्ट डिटेल को शो करता है।
नेक्स्ट है पी। पी का मतलब है पार्टीशन टॉलरेंस, मतलब कि सिस्टम जो है वो कंटिन्यू काम करता रहेगा। अगर कम्युनिकेशन ब्रेक होता है या फिर डिले होता है तब भी वो कंटिन्यू काम करता रहेगा। एग्जाम्पल है गूगल सर्विसेज स्टिल रन इफ सम डेटा सेंटर्स लॉस कनेक्शन। तो अगर कुछ डेटा सेंटर्स के कनेक्शन लॉस हो भी जाते हैं तो भी गूगल सर्विसेज जो हैं वो रन करती हैं। तो CAP थ्योरम, यहाँ पे तीनों जो लेटर हैं CAP वो इम्पॉर्टेंट है। C का मतलब है कंसिस्टेंसी, A का मतलब है अवेलेबिलिटी और P का मतलब है पार्टीशन टॉलरेंस। लेकिन कैप थ्योरम ये कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम तीन में से दो प्रॉपर्टीज की ही गारंटी ले सकते हैं। मतलब कि जो CAP है उसमें से या तो CA रहेगा या तो CP रहेगा या फिर AP रहेगा। मतलब आउट ऑफ 3 हम सिर्फ दो प्रॉपर्टीज की ही गारंटी ले सकते हैं। अगर CA है तो C का मतलब है कंसिस्टेंसी और A का मतलब है अवेलेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे पार्टीशन जो है वो मिसिंग है, P मिसिंग है। तो ये तभी अच्छे से काम करेगा जब कोई नेटवर्क फेलियर ना हो या फिर सिंगल सर्वर बैंकिंग सिस्टम हो। अगर इस तरह का केस है कि कोई नेटवर्क कभी फेल नहीं हो रहा है और जो हमारा सर्वर है वो सिंगल सर्वर है, तब उस केस में ये हमेशा कंसिस्टेंट और अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही रेयर है, CA वाला जो कंडीशन है वो बहुत ही रेयर है क्योंकि जो नेटवर्क है वो कभी भी फेल हो सकता है। सेकंड है CP। CP जो है वो गारंटी लेता है कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस की, लेकिन यहाँ पे A मिसिंग है इसीलिए ये अवेलेबिलिटी को सेक्रीफाइस कर देता है। मतलब अवेलेबिलिटी यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो एक्यूरेसी पे होता है। यहाँ पर अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है क्योंकि A मिसिंग है, तो कई बार हम डेटा एक्सेस नहीं कर पाते। इसके एग्जाम्पल है HBase और MongoDB। लास्ट है AP। यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो है कि हमें हमेशा रिस्पॉन्स मिलेगा, सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, सिस्टम हमेशा अवेलेबल भी होता है और पार्टीशन टॉलरेंस भी होता है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है वो है C, मतलब कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो जैसे कि आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको तुरंत वो दिखे, लेकिन फ्रेंड्स को या जो दूसरे कोई हैं उन्हें कुछ समय के बाद दिखे, तो ये इश्यू इसमें आ सकता है। अब अगर हम रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में हम P को कभी अवॉइड नहीं कर सकते। P का मतलब है पार्टीशन टॉलरेंस। P को हम इसलिए अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क कभी भी फेल हो सकता है। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, CP और AP, क्योंकि हमें पार्टीशन टॉलरेंस को अवॉइड नहीं करना है, इसको रखना ही है। तो या तो हम CP की गारंटी लेंगे या फिर AP की, ये दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। CP हम तब लेंगे जब डेटा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट हो और AP का हम तब यूज़ करते हैं जब अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो, मतलब कि जब हमें तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे कि सोशल मीडिया का जो केस है उसमें हम AP यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कैप थ्योरम है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल के कुछ मेन एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हाई स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि सिस्टम को स्केल कर पाना। तो यहाँ पे अगर हमारे यूज़र इंक्रीज होते हैं तो हम एक्स्ट्रा सर्वर ऐड कर सकते हैं, इसी को हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी बोलते हैं। तो अगर डिमांड इंक्रीज होती है, हमारे यूज़र इंक्रीज होते हैं, तो हम एक्स्ट्रा सर्वर ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है मैनेजेबिलिटी। इसको मैनेज करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसका सेटअप इजी होता है, हम इसे आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड है लो कॉस्ट। तो जनरली तो ये फ्री होता है और इसके हार्डवेयर जिस पे ये रन होता है वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। इसको रन करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें कोई एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़े, इसीलिए ये लो कॉस्ट होते हैं। उसके बाद है फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल्स।
ये हमको पता है कि हमारे पास अलग अलग टाइप का डेटा होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर। तो नो एसक्यूएल जो होता है वो अलग अलग टाइप के डेटा को हैंडल कर लेता है, इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल है। इसका ये एडवांटेज है कि इसका जो डेटा मॉडल है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब कि हम इसमें टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस भी स्टोर कर सकते हैं, वीडियोस भी स्टोर कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये हर तरह के डेटा को हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नो एसक्यूएल है तो ये एसक्यूएल को रिप्लेस कर देगा या फिर हमें एसक्यूएल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक ऑप्शन है, नो एसक्यूएल एक ऑप्शन है। जब हमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड के साथ बिग डेटा को हैंडल करना होगा तब हम नो एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।